हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीवनी क्लासेस। आज के इस क्लास में हम लोग लेकर के आए हुए हैं सीयूटी क्लास 12 हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, ये यहाँ से आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। आप जानते हैं कि आपका एक दो दिन में एग्जाम है। ठीक है, बच्चों का डिमांड था कि सर हिस्ट्री का भी सीयूटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आ जाइए। इससे पहले हमने आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा तो हमने वहां पे क्या किया है, जो पोल साइंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीयूटी में जो पूछे गए हैं उसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए उसमें अपलोड कर दिया है। आज हम लेकर के आए हैं हिस्ट्री क्लास 12 सीयूटी का पेपर। ठीक है, तो यहाँ से हम आपको एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करेंगे, इसके साथ जो है अच्छे अच्छे जो इसमें एडिशन जो नॉलेज ऐड करेंगे जो आपको सीयूटी में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हम आते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्रोनोलॉजी पूछ रहा है। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप हिस्ट्री का सीयूटी का जब आप पेपर देने जाइए तो कम से कम 3 काम जरूर कीजिए। एक, जो आपके चैप्टर में जो नीला बॉक्स दिया गया है, जो सोर्स जो दिया गया है उसको आप जरूर पढ़ लीजिए, सीयूटी सवाल वहां से ज्यादातर उठा रहा है। ठीक है, दूसरी बात, जो चैप्टर खत्म होने पे जो वहां पे टाइमलाइन दिया हुआ है वहां से क्रोनोलॉजी पूछा जा रहा है। और तीसरा, आप चैप्टर जब आप ओपन कीजिए तो नीला बॉक्स के साथ कहीं कहीं एक पिंक बॉक्स दिया है जिसमें टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया गया है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि हम अगर पेपर को हमने एनालिसिस किया तो वहां से पता चला कि सारे सवाल वहीं से उठ रहे हैं। हाँ, वहां जो भी अगर हार्ड सवाल होंगे या थोड़ा सा एवरेज से ऊपर होंगे वो आपके सोर्स से होंगे, यानी नीले बॉक्स से होंगे, या तो पिंक बॉक्स से होगा या तो टाइमलाइन से होगा। बाकी चैप्टर के बीच से एकदम सिंपल सवाल पूछा हुआ। देखिए यहाँ से पहला सवाल क्रोनोलॉजी में क्या पूछा हुआ, बोला है कि अरेंज द मेजर डेवलपमेंट इन हड़प्पन आर्कियोलॉजी। ठीक है, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, यानी हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के प्रमुख चरणों को क्रमानुसार क्या कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। देखो पहले क्या बोल रहा है, क्या बताइए कि कनिंघम का है ना, कनिंघम जो अलेक्जेंडर जो कनिंघम है, ठीक है ना, आपको मालूम है इनको जहाँ फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये जो है इन्होंने जो हड़प्पन शिल्प के ऊपर रिपोर्ट जो है कब दिया था। देखिए ये जब तक आपको डेट याद नहीं होगा तब तक नहीं होगा। दूसरी बात, एसआर राव ने लोथल की खुदाई कब शुरुआत की थी। तीसरी बात, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई कब की। चौथा जो दिया ऑप्शन, वसंत सिंधे ने जो आर्को जेनेटिक रिसर्च एट राखीगढ़ी, मतलब राखीगढ़ी में आनुवांशिक अनुसंधान कब शुरुआत की थी। तो ये 4 दिए हुए है ना, और चारों का अगर टाइमलाइन जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक ये होने वाला नहीं है। खैर, यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो हम आपके साथ जो है यहाँ पे इंग्लिश में भी सवाल लेकर के आए, हिंदी में भी लेकर के आए, ताकि दोनों मीडियम के बच्चे को हम लोग आसानी से कवर कर सके। अगर हम बात करते हैं पहला, रिपोर्ट ऑन अलेक्जेंडर कनिंघम एट द हड़प्पन सिल, तो सबसे पहले इन्होंने जो है हड़प्पन सिल के बारे में अलेक्जेंडर कनिंघम ने रिपोर्ट कब दिया था, तो रिपोर्ट दिया था, इन्होंने दिया था 1875 में, 1875 में। ठीक है, ये आपका ये हो गया। आप यहाँ पे टाइम पीरियड देखिए। दूसरे की बात करें तो लोथल में जो एसआर राव जो है उन्होंने एसआर राव ने लोथल में खुदाई कब शुरू की थी। ठीक है, तो इसमें अगर आप देख सकते हैं इन्होंने कब किया था, इन्होंने किया था 1955 में किया था। ठीक है, अब ये लोथल की बात है। अब सवाल है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की कब की थी खुदाई। ठीक है, हड़प्पा की खुदाई में उनका क्या, कब उन्होंने किया था, तो ये कब आया था, ये आया था 1921 में इन्होंने शुरुआत कर दी थी। और जो वसंत जो सिंधे जो इन्होंने क्या किया था, राखीगढ़ी में कब शुरुआत की थी, ये लगभग जो है 2010 के समय में किया हुआ था। तो आप क्रोनोलॉजी आप साफ साफ देख सकते हैं। तो पहले क्या आ जाएगा, पहला तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी अगर कहीं ए दिया हो तो ठीक है, ये तो हो गया हमारा ए, यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, ए के बाद क्या आ जाएगा, डायरेक्ट सी आ जाएगा। ठीक है, ए सी हमारा ऑप्शन क्या बन गया, ए सी, उसके बाद बी, उसके बाद डी। कहीं ऑप्शन दिख रहा है ए सी बी डी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए सी बी डी। ठीक है, ये हमारा ये आंसर होगा इसका। आप देख लीजिए, ये आप समय, ये जो टाइम जो पीरियड है आप लिखे रहिएगा, तब आपको जाकर के सवाल अच्छे से सॉल्व होगा। ठीक है, अब हम आते हैं, बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। नाउ दूसरा सवाल क्या पूछा जा रहा है, ये देखिए। दूसरा सवाल पूछा गया है कि देखिए समझिए, बोला क्या गया, ट्रेसेज ऑफ कैनाल हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पन साइट ऑफ। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये कि हड़प्पाई जो स्थल से जाकर नहरों का अवशेष कहां से पाया गया है। तो आपको मालूम है, आपके ये सिर्फ आपको अगर आप बुक पढ़िएगा तो बुक के अंदर से, मेन चैप्टर के अंदर से आपको मालूम है जो ये कौन सा है, वो है शोरतघुई आपने देखा होगा, यहाँ पे कैनाल का क्या मिल रहा है, यहाँ से एविडेंस वगैरह मिलता है। बाकी अगर बात करें, बनावली हो गया, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो किसके लिए जाना आता है, ड्रेनेज के लिए। हड़प्पा आपको मालूम है, ये हो गया हड़प्पा, जो पूरा चैप्टर यहाँ आपको मालूम है, इसके ऊपर तरह तरह की चीजें मिलती हैं।
बनावली हरियाणा हो गया। तो यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से टेराकोटा मॉडल मिलता है प्लग का, ये आपने देख लिया। ठीक है, तो ये सवाल यहाँ से बना हुआ, तो सुरतगुही हो गया कहाँ पे, अफगानिस्तान में। यहाँ से हमें कनाल के एविडेंस मिलते हैं, नहरों के एविडेंस मिलते हैं। अब आते हैं तीसरे सवाल पे। ठीक है, तीसरा सवाल हो गया। तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एडॉप्टेड द टाइटल देवपुत्र। ठीक है ना, देवपुत्र, देवपुत्र की उपाधि जो है कौन लेते हैं, यानी सन ऑफ गॉड। ठीक है, तो ये कौन से लोग हैं, ये कौन से जो राजा जो है वो अपने आप को देवपुत्र बोलते हैं। तो याद रखिएगा, वो जो कौन है, वो जो कुशाना हो गए, कुशान जो वंश के लोग हैं। और ये कहां से इंस्पायर हुए थे, तो चाइनीज रूलर जो अपने आप को सन ऑफ हेवन बोलते थे, स्वर्ग पुत्र बोलते थे। तो ये सवाल हो सकता है, इसको पलट कर भी पूछ दिया जाए सीयूटी में आपके। तो ये हो गया कुशाना हो जाएगा, यानी निम्नलिखित में किन शासकों ने देवपुत्र या ईश्वर के पुत्र उपाधि ली, तो ये हो गया कुशान लोग हो गए। ठीक है ना, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये लोग अपने आप को जो डिवाइन थ्योरी से क्यों जोड़ते थे, अपने आप को ये जो है देवपुत्र क्यों बोलते थे। ठीक है, बाकी इसका आंसर हम देते हैं कमेंट बॉक्स में। ना अगला सवाल हो गया, चौथे सवाल की अगर हम बात करें। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया कि इसमें भी देखिए अब बताया गया कि जो क्या होगा यहाँ पे, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे गणतिंदु जो जातक में वर्णन किया गया, गणतिंदु जो जातक उसमें क्या वर्णन किया गया। तो अगर हम बात करें इसमें गणतिंदु जो क्या जातक जो टेक्स्ट है, ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ठीक है ना, जिसमें राजा के बारे में बताया गया है कि भाई राजा कैसा था, क्या था, उसमें जो राजा जो कितना क्रूर था, उसके बीच में बॉन्डिंग नहीं थी, राजा और प्रजा के बीच में बातें बनती नहीं थी, ये तमाम तरह की चीजें इसमें बताई गई। तो इसको लेकर के क्या कहा गया है, ये देखिए। पहले बताया गया कि कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन ए किंग एंड द सब्जेक्ट, मतलब राजा और प्रजा के बीच में काफी जो क्या थे, मतलब सौहार्दपूर्ण संबंध था, मतलब अच्छे संबंध थे। देखिए अगर आपको उस कहानी को पढ़िएगा, वो बॉक्स में है। ठीक है, ये बिल्कुल भी ऐसा बताता नहीं है। दूसरा, द प्लाइट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ ए विक्ड किंग। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे राजा को क्या बताया गया, दुष्ट राजा, एक दुष्ट राजा की प्रजा क्या है, तो उस दुर्दशा को दिखाया गया है। नाउ तीसरी बात, द स्ट्रेंड रिलेशनशिप स्पेशली विद द रूरल पॉपुलेशन, और राजा प्रजा विशेषकर ग्रामीण आबादी के साथ तनावपूर्ण संबंध था, बात सही है। एंड दैट किंग फ्रीक्वेंटली फिल देयर कॉफर्स बाय डिमांडिंग हाई एंड द ऑपरेसिव टैक्स, और आपको मालूम है राजा द्वारा अपने खजाने को भरने हेतु अक्सर उच्च और दमनकारी करों की मांग करना था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आप बता ध्यान रखना। सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि प्रजा जो थी राजा से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, और ज्यादा टैक्स, आपको मालूम है दिन में जो है जो राजा के जो टैक्स कलेक्टर है वो परेशान करते थे, और रात में जो लुटेरे हैं वो परेशान करते थे। इस कहानी में पूरे बताया गया, राजा को दुष्ट बताया गया है। यानी इसमें का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पूछा जा रहा है कि भाई कौन कौन सा डिस्क्राइब कर रहा है। तो पहला ये हमारा सही है। अगर हम बात करें, ये आप देखिए हमारा ये स्टेटमेंट सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, यानी हमारा कौन सा सही है, सिर्फ बी सी डी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस आप देखिए वहां से कैसे कहानी से सवाल उठाया गया है। नाउ तो ये सब चीज आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके प्रजा में आप देखिए राजा इसमें जो एल्डरली जो लोग हैं वो भी परेशान है, बच्चे भी परेशान है, और बाकी लोग तो खैर जो परेशान है वो परेशान है ही। ठीक है, नाउ अब देखिएगा, तो ये सब इसमें मिजरी और यहाँ दिखाया गया। नाउ अब आते हैं पांचवें सवाल पे, पांचवा सवाल। ठीक है, हाँ ठीक है, अगर आप पांचवें सवाल की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा। अब देखिए क्या किया गया, क्रोनोलॉजी पूछा गया, बोला गया कि भाई लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 से क्या करना है, मिलाना है। एक तरफ दिया कि व्हेन डिसेंट इज ट्रेस्ड थ्रू द मदर, ध्यान रखना जब माता के माध्यम से वंश परंपरा का पता लगाया जाता है, तो आपको मालूम है मदर जो शब्द मैट्रिलिन से आया हुआ है, तो इसमें कहीं कॉन्सेप्ट दिया होगा। आप देखिए तो ये क्या हो जाएगा, पहला जो है ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा मैट्रिलिनी हो जाएगा। ठीक है, यानी हो गया ए का, ये हो गया थर्ड हो गया। दूसरा बोला है कि बारबेरियन और द आउटसाइडर ऑफ द ब्राह्मिकल ऑर्डर। ठीक है, जो लोग ये ब्राह्मिकल ऑर्डर से क्या है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था से जो व्यवस्था में जो बर्बर या बाहरी लोग हैं उनको क्या कहा गया। ठीक है, तीसरा द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द महाभारत, महाभारत के पहले सेक्शन को क्या कहा गया। और चौथा मैरिज विद इन द कीन एंड कास्ट और ग्रुप लिविंग इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, ध्यान रखना। तो एक ही जब इसमें तीसरा क्या है, किसी गोत्र कुल जाते एक ही इलाके के समूह में जब शादी करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, तो ये तो आपको मालूम है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो गया इंडोगेमी हो गया। ठीक है, ये हो गया इंडोगेमी। ठीक है, ये जो बारबरियन है इनको क्या बताया गया, इनको मलेच्छ बताया गया है। और महाभारत के पहले सेक्शन को क्या कहा गया है, ये कहा गया है आदि पर्व। ठीक है, यानी ए का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, और जो बी है ये क्या हो जाएगा, बी का ये हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा फर्स्ट।
ठीक है, सी का हो जाएगा फर्स्ट, और डी आप देख रहे हैं, ठीक है, ये इंडोगेमी वाला हो जाएगा, डी का हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, यानी हम देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, अगर आप देखिएगा तो ये हो गया आपका वन का वन, ए का थर्ड, चलिए एक ही हमारा यहाँ पे ये ऑप्शन बन रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ इसका मतलब देखिए टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया गया आपके बुक में, इंडोगेमी, एक्सोगेमी, मैट्रिलिनी, पैट्रिलिनी, ये दोनों जो है ये पिंक बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल जो है, ठीक है, ये हो गया। हाँ, नेक्स्ट सवाल अगर आप देखिएगा तो क्या पूछा गया, नेक्स्ट सवाल दिया गया कि इन अ प्ले, ठीक है, एक जगह पे मत्स्यकट्टिकम, ठीक है, नाटक में नायक जो चारुदत्त है उनको ना दो तरीके से दिखाया गया, एक ब्राह्मण दिखाया गया और दूसरा कौन सा, दूसरा इनको जो क्या बताया गया। तो अगर आप इसको जो पढ़िएगा, ठीक है, तो इस जो शूद्रक जो है उनकी जो ये प्ले है, ड्रामा है, ठीक है, जिसमें जो चारुदत्त जो मेन जो क्या यहाँ पे लीड को जो है रोल को लीड कर रही है, तो इसमें आप देखिएगा इसको क्या बताया गया, एक जो है इनको बताया गया, अगर देखें निषाद नहीं बताया गया, क्षत्रिय नहीं बताया गया, इनको जाकर यहाँ पे सार्थवाह बताया गया। ठीक है ना, सार्थवाह मतलब क्या होता है, सार्थवाह का मतलब अब आपको हम बताते हैं। देखिए ये हो गया सार्थवाह, सार्थवाह का मतलब होता है मर्चेंट्स, मर्चेंट, समझ में आई बात, मतलब क्या बताया गया, इनको एक वाणिज्य यानी व्यापारी के रूप में बताया गया है। मतलब कहा जाता है कि ये जो थे, जो चारुदत्त जो है बाई बर्थ ब्राह्मण है और बाई प्रोफेशन ये क्या है, ये है सार्थवाह है। सार्थवाह का मतलब क्या होता है, बनिया, ये बोलते हैं यहाँ पे मर्चेंट, बोले तो व्यापारी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं ना। तो इसमें हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं अगले सवाल में, ये आप याद रखिएगा, जो सार्थवाह का मतलब क्या होता है, मर्चेंट्स होता है, व्यापारी इनको बाय प्रोफेशन से बोला गया है। ठीक है, तो जन्म से क्या हो गए ब्राह्मण और प्रोफेशन से हो गए मर्चेंट्स। ठीक है, अगला सवाल, ठीक है, अगले सवाल की अगर हम बात करें, क्या दिया गया है, विच रूलर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी क्लेम टू बी द यूनिक ब्राह्मण। सातवाहन डायनेस्टी के कौन से जो राजा हैं वो अपने आप को एक जाओ इक्का ब्राह्मण बोलते हैं, इक्का ब्राह्मण मतलब एक यूनिक ब्राह्मण बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा यहाँ पे गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन होगा हमारा पहला। ठीक है, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। ठीक है, इसका हो जाएगा, आप यहाँ से देख लेना हिंदी मीडियम वाले, गौत यो। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा आपके, ये भी किसमें दिया हुआ है, ये भी नीले बॉक्स में दिया हुआ है, नीला बॉक्स बहुत खतरनाक है बाबू, देख लेना आप लोग कैसे भी ना। अब हम आते हैं अगला सवाल। ठीक है, अगले सवाल में क्या दिया हुआ कि देखना, सवाल दिया है कि द बुद्धा रिगार्डेड द सोशल वर्ल्ड एज द क्रिएशन ऑफ, मतलब बुद्धा ने जो समाज निर्माण में किसने, मतलब बुद्धा ने जो समाज निर्माण का जो होता है किसको बताया कि भाई किसने जो समाज की रचना की है, इस वर्ल्ड का क्रिएशन, जो सोशल वर्ल्ड है इसको बनाया किसने है। ठीक है, तो आपको मालूम है बुद्धा जो है किसी ईश्वरीय शक्ति में विश्वास नहीं रखते हैं, वो बताते हैं जो भी किया जा रहा है, ठीक है, जो भी धर्म हो गया, जाति हो, जो भी चीज बनाया है इसको किसने बनाया है, इंसान ने बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमंस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमंस, मतलब इंसान ने क्या किया है, ये मनुष्य ने ही इस सोशल वर्ल्ड को बनाया गया। याद रखिए यहाँ पे वर्ड है सोशल। ठीक है, इस सामाजिक जो जो व्यवस्था है, सामाजिक जो दुनिया है, इसको बनाया है ह्यूमन ने बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा अगला सवाल होगा। नाउ अगर हम बात करें, एक सवाल है, देखिए दिया गया कि हु परसुएडेड बुद्धा टू अलाउ वुमेन इनटू संघ। ठीक है, महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति देने के लिए बुद्ध को किसने राजी किया। मतलब पहले बुद्ध नहीं मान रहे थे, बुद्ध कहते थे कि नहीं, संघ में जो भी लोग रहेंगे, ठीक है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही रहेंगे। ठीक है, उसमें महिलाएं नहीं रहेंगी। ठीक है, लेकिन बाद में जो क्या होता है, इनके जो क्या होते हैं, इनके जो शिष्य होते हैं, इनका नाम क्या होता है, अंगद। ठीक है, तो अंगद क्या करते हैं, ये इनको मना लेते हैं कि नहीं गुरुजी, ठीक है, मतलब ये महिलाओं को भी क्या मिलना चाहिए, संघ में प्रवेश मिलना चाहिए। ठीक है, और आपको मालूम है इनके जो फॉलोअर होते थे इनको भिक्षु और भिक्षुनी कहा जाता था। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, याद देखिए बुद्धा से सवाल पूछ सकता है आपके मैच द फॉलोइंग में कि उनको जो इनलाइटमेंट कहाँ मिला, ठीक है, उनको उनका जन्म कहाँ पे हुआ, उनको जो महापरिनिर्वाण है वो कहाँ पे हुआ। ठीक है, तो ये तमाम तरह की चीजें पूछ सकता है, उनसे रिलेटेड जो सिंबल है वो पूछ सकता है, जो चक्र हो गया। ठीक है, आपको मालूम है, तो ये आप देख लेना ना।
अगला सवाल। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें अगर आप देख सकते हैं इसमें सवाल, हाँ, क्या पूछा गया इसमें, हिंदी में भी देखिए इंग्लिश में भी, कि इफ यू आर रीडिंग द ट्रेवल्स अकाउंट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द अल्बुनी, अल्बुनी का अकाउंट कौन सा है, ठीक है, अल्बुनी ने कौन सा बात कही है। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम बाय लुकिंग फॉर पैरेलल इन द एंशिएंट पर्सिया, ये बात सही है, मालूम है कि अल्बुनी क्या करता है, अल्बुनी जो है किताबुल हिंद में ये इंडिया का जो क्या है जो कास्ट सिस्टम है उसको पर्सिया का जो क्या है जो हायरार्की है उससे ये कंपेयर करता है, ठीक है। तो हमें तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट हमें ये सही मालूम पड़ता है। दूसरा, डिस्क्रिप्शन ऑफ दिल्ली एंड दौलताबाद एज ए वास्ट सिटी, नहीं, ये जाए ध्यान रखना, इसके बारे में कौन बताता है, इसके बारे में इब्न बतूता बताता है, ठीक है ना, इब्न बतूता इसके बारे में बताता है, तो ये तो हमारा नहीं होगा। तीसरा, फाइंडिंग द लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन इंडिया, ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में कौन बताता है, फ्रांसवा बर्नियर, ठीक है, आपको मालूम है बताता है। नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोकोनट एंड द पान एंड टू काइंड्स ऑफ द प्लांट एंड प्रोड्यूस इन मेडाइवल इंडिया, ये भी इसका जिक्र नहीं करता है। यानी अल-बुरूनी जो है सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बताता है कि जो कास्ट सिस्टम है उसको कंपेरिजन करता है यहाँ से। तब हमारा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पहला आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ध्यान रखना, आपने एक एक करके बता देख लेना कि हाँ किस व्यक्ति ने किस चीज के बारे में अच्छे से बताया होगा, क्योंकि यहाँ तीनों से पूछता है, तीनों का बुक पूछता है, आपको मालूम है। तो आप वहां से एक बार फोकस करके देख लेना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल, ठीक है, 11 नंबर सवाल पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट द लिंगायत, लिंगायत के बारे में आपको मालूम है, ठीक है। जब जो यहाँ से ये हो गया, ध्यान रखना, तो पहला सवाल, लिंगायत के बारे में कौन सा चीज सही नहीं है। आपको मालूम है कि जो ये चल रहा था जब आंदोलन जब चल रहा था उस समय जो वैष्णविज्म आया, शैविज्म आया, फिर लिंगायत भी आएगा, ठीक है। तो शैविज्म से कुछ हटके जो होगा लिंगायत होगा ना। देखिए, तो पहली बात बोला है लिंगायत में, बोला है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। आप लोग एक बार ध्यान देखना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसको इग्नोर कर देते हैं नोट को, तो वहाँ पे मार्क्स आपका कट जाएगा। मालूम है आपको टोटल 50 सवाल आएंगे, ठीक है, एक सवाल 5 मार्क्स का रहेगा, अगर और नेगेटिव मार्किंग गलत होगी तो एक नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स आपकी चली जाएगी, देखना नाउ। तो ऑन डेथ द डिवोटी विल बी यूनाइटेड विद विष्णु, ठीक है, मरने के बाद जो भक्त जो क्या है, जो मरने के बाद जो भक्त विष्णु में लीन हो जाएंगे। देखिए पहला यही गलत हो गया, देखिए यहाँ तक तो सही है कि भाई मरने के बाद डिवोटी तो यूनाइटेड हो जाएगा, लेकिन किससे होगा, विष्णु से नहीं होगा, किससे होगा, शिवा से होगा। आई बात समझ में, क्योंकि लिंग आपको मालूम है शिव का जो जो फॉर्म है, फॉर्मलेस जो है, जो ये है फिगर है, उससे लिंग क्या करते हैं, ये पूजा करते हैं, तो इसलिए लिंगायत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लोग ये किसके भक्त है, शिव के भक्त है, तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट तो क्या हो गया, गलत होगा। दूसरा, दिस सेरेमोनियली जाओगे बड़ी देयर डेड, ठीक है, ये बात सही है कि वो अपने मृतकों को वो विधि पूर्वक क्या होता था, विधि पूर्वक लोग दफनाते थे, वो जलाते नहीं थे। उनका था कि भाई अगर मिट्टी शरीर जो है 5 तत्व से बना हुआ है तो इसी में क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो हमें सही लगता है। दे वर्शिप शिवा इन हिज मैनिफेस्टेशन एज ए लिंग, बात सही है, वे शिव की आराधना जो है लिंग के रूप में करते हैं, ठीक है, ये सही है, ठीक है, आप देख लीजिए नाउ। तीसरा, लिंगायस वियर ए स्मॉल लिंग इन ए सिल्वर केस ऑन अ लूप स्टंग ओवर द लेफ्ट शोल्डर, ठीक है, और ये भी सही। ये क्या करते थे, ध्यान रखना, ये क्या करते थे कि एक ना जैसे ऐसे थ्रेड होता था ऐसे, ठीक है, वहां पहनते थे, एक इनके पास ना बॉक्स होता था, उस बॉक्स में क्या होता था, लिंग शेप का उसमें स्टोन होता था, उसको रखते थे, और खासकर जो कास्केट होता था, जो बॉक्स होता था वो सिल्वर का होता था, वो थ्रेड से क्या वो लटका हुआ होता था, जिस तरह लोग जनेऊ पहनते हैं, लेकिन वो जनेऊ नहीं होता था, वो क्या होता है, बांध के रखा जाता था, कई लोग गले में पहनते थे, ये इसलिए रखते थे, इनका मानना ये था कि भाई जो शिव जो है हमेशा हमारे साथ है। उसको चांदी के बॉक्स में यार नॉर्मल मतलब मेटल के बॉक्स में रखते थे, उस चीज को उनके जो जो शेप हो गया लिंग को, इसलिए कि कोई जो इम्प्योर चीजें से टच ना हो जाए, ठीक है। तो ये आप देखिएगा, तो यानी ये भी सही है। आपको मालूम है इसके अलावा उन्होंने कास्ट सिस्टम का विरोध किया, इन्होंने जो विडो मैरिज की बात कही, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं ना। तो ये लिंगायत जो था काफी अच्छा ये देखने को मिलता है। हाँ, आप लोग जरूर याद रख लीजिए, जो 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 शैविज्म है वो किस एरिया में फैला, वैष्णविज्म किस एरिया में फैला, लिंगायत जो है किस एरिया में गए थे, यहाँ सवाल पूछा जा सकता है। बस हम आते हैं अगले सवाल पे, ठीक है। अब देखिए, ठीक है,
यहाँ पे सूफीज्म से सवाल पूछा गया है। सवाल क्या पूछा गया, आपको पूछा गया मैच द फॉलोइंग बताओ कि सूफी जो लीनेज होती थी, यानी जो सूफी जो वंशावली होती थी उसको हम क्या कहते थे। तो ये तो आपको पता ही है, ठीक है। सूफी जो वंशावली जो होती थी, तो सूफी वंशावली को हम लोग क्या कहते थे, हम लोग कहते थे सिलसिला, ठीक है। क्या कहते थे, सिलसिला कहते थे। तो यानी ए का क्या हो गया, ए का हो गया थर्ड हो गया, ठीक है। यानी कहीं दिया हुआ ए का थर्ड, बस एक ही में यहाँ पे आप देख सकते दे दिया गया। बाकी खैर आपको वो भी बता देते हैं, ए का थर्ड ना। दूसरा हो गया एस्टैब्लिश रूल्स फॉर द स्पिरिचुअल कंडक्ट एंड द इंटरेक्शन बिटवीन इनमेट्स ले पर्सन एंड द मास्टर, यानी धार्मिक खानकाह में रहने वाले लोगों के लिए, ठीक है, उनके लिए क्या था, जो भी एक नियम कानून था, है ना, उसको क्या बोला जाता था, उसको मुर्शिद बोला जाता था। तो ये बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। यहाँ पे भी दे दिया द प्रैक्टिस ऑफ पिलग्रिमेज टू द ग्रेव ऑफ द शेख, ठीक है। शेख जहाँ जो कब्र होता था वहां पे हर साल लोग जाते थे, तो उसको बोला था जियारत, ठीक है, लोग जियारत करने जाते थे। तो ये हो गया जियारत, हाँ ये रहा, ये हो गया जियारत। यानी आप देख सकते हैं सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा फर्स्ट। बाकी बच्चा ओपन किचन विद द रन्स ऑन फुतू, ठीक है ना, मतलब धान के यहाँ पे जो क्या होता है, धान के यहाँ पे लोग अपने से दान दक्षिणा देते थे बिना मांगे, खैर धान ना ना, तो यहाँ पे खुला रसोई जो इसको फुतू बोला था, मैंने बिना मांगे खैर, मतलब जो होता है खैरात की बात हो रही है, पर चलता था, उसको क्या कहते थे, उसको कहते थे लंगर, ठीक है। यही कंसेप्ट आपको आज भी देखते हैं आप लोग, तो लंगर कॉन्सेप्ट खैर ना। तो ये हो गया डी का क्या हो जाएगा, ये डी का हो जाएगा आपका लंगर, कितना हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन आपका सामने है फोर, ठीक है। तो यहाँ से टर्मिनोलॉजी पूछा जाएगा, बहुत टर्मिनोलॉजी पूछा जाता है, सिलसिला होता है, उसके बाद जो है मुर्शिद हो गया, ठीक है, खानकाह हो गया, ये क्या होता है, ये सारी तमाम तरह की चीजें पूछी जाएगी इसमें। चूंकि थोड़ा सा उर्दू अल्फाज है, ठीक है, और कुछ फारसी के भी शब्द हैं, तो आप वहां से देख लीजिए, सबके बॉक्स में दिया हुआ है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, ठीक है। अगर आप ठीक है, अब देखना है, एक सवाल उठाया है विजयनगर एम्पायर से, आपको मालूम है विजयनगर एम्पायर, ठीक है ना। इसमें क्या बोला जा रहा है कि वाई वर एग्रीकल्चर ट्रैक्ट्स इनकॉर्पोरेटेड विद इन द फोर्टिफाइड एरिया ऑफ द विजयनगर एम्पायर, मतलब विजयनगर साम्राज्य के किले वन क्षेत्र के भीतर कृषि क्षेत्रों को क्यों शामिल किया जाता था। आपको मालूम है पहले के जब लड़ाई होती थी, एक राजा जब दूसरे पे अटैक करता था, तो सबसे पहले चाहता था कि भाई उसके फूड सप्लाई को क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए, ताकि सामने वाला राजा अपने आप क्या करेगा, सरेंडर कर देगा। तीनों इन्होंने अपने जो एग्रीकल्चर फील्ड को फोर्टिफाइड करने से रखा, ताकि हम आने वाले समय में भूख से नहीं मरे। अगर बाहर हमारा एनिमी जो है, अगर बाहर का कहीं फूड सप्लाई को रोक भी दिया, तो हमको फर्क नहीं पड़े, ठीक है ना। यानी आप इसमें देख सकते हैं आंसर क्या क्या दिया हुआ है, बोला टू प्रोटेक्ट द एग्रीकल्चर बेल्ट इटसेल्फ, ये बात में सही, कृषि भूभाग को बचाने हेतु, ठीक है, ये बात आपको पता है कि इसीलिए यहाँ पे किया जाता है मेनली। टू ब्यूटीफाई द कैपिटल विद ग्रीनरी, ठीक है, ये कोई खास जानकारी, ये जो है एक जो है पुख्ता जो है सबूत ये नहीं मिलता है, ठीक है ना, कि ऐसा नहीं कि हाँ राजधानी की हरियाली में सुशोभित करने हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ ये बहुत, अगर आंसर होगा भी तो बहुत लास्ट में आएगा ना। टू प्रोवाइड द फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू द रॉयल फैमिली, शाही परिवार को ताजे फल और सब्जियों प्रदान करने के लिए, ठीक है। टू यूज एग्रीकल्चर फील्ड एज ए लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है ना, मतलब सुरक्षा पंक्ति के रूप में, ये बाद में आएगा। ध्यान रखना है, सबसे जो इसमें का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ये वाला होगा, कृषि भूभाग को बचाने के लिए, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, इसके अलावा ना कोई, अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी ऑप्शन में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल पूछा गया इन विजयनगर, ठीक है, विजयनगर में वाटर फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर वाज कंडक्टेड थ्रू द चैनल टू द रॉयल सेंटर, यानी विजयनगर में पानी जो है निम्नलिखित संचालन में से माने किस चैनल के माध्यम से शाही केंद्र तक ले जाया गया था, ठीक है। आपको मालूम दिया है लोटस टैंक, नहीं लोटस टैंक नहीं होगा, आपको पता है एक ही वहां पे था, लोटस टैंक नहीं होगा, हिरणी कनाल नहीं होगा, विजय कनाल नहीं होगा, ये होगा सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे कमलपुरम टैंक, ठीक है, यही आंसर होगा कमलपुरम टैंक, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, यहाँ पे हिरण्य कनाल मार देंगे, यहाँ पे कनाल है तो लोटस टैंक मार देंगे, नहीं, ये हो जाएगा कमलपुरम टैंक होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नाउ, ठीक है। अब देखना एक सवाल दिया है, अब इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। देखो जी सवाल क्या पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कर, ध्यान रखना यहाँ पे नॉट ट्रू, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना आप लोग। अबाउट द आईने अकबरी, आपको मालूम है आईने अकबरी, आईने अकबरी किसने लिखा है,
तो उसको लिखा था अबुल फजल ने लिखा हुआ था। ठीक है ना। अब देखिए आईने के बारे में कौन सा चीज सही नहीं है। आईने के बारे में कंप्लीटेड 1598, ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। ठीक है, ये तो हमारा सही होगा। दूसरा, दिस इज अ व्यू ऑफ द रीजन फ्रॉम द सेंटर, ये भी बात सही है कि इसका जो नजरिया जो था क्षेत्रों के बारे में केंद्र का नजरिया था, ये बात भी सही है। तीसरा, इट प्रोवाइड द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ द वेरियस प्रोविंसेस। ठीक है, आपको मालूम है डेटा इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स जो है सारी जो है इस जानकारी हमें देता है ना। अगला दिया है कि अंडरटेकन एट द ऑर्डर ऑफ द एम्पेयर एम्पेयर अकबर। ठीक है, अकबर के कहने पर किया गया था। एंड कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ द शाहजहां। ठीक है, यहाँ पे गलती आ गई है, ध्यान रखना। ठीक है, अकबर ने आदेश दिया था कि भाई अगर आप आईने अकबर लिखिए, ठीक है, अकबरनामा लिखिए, उन्होंने लिखा। लेकिन जो कंप्लीट जो है इन्हीं के शासनकाल में हो गया था, कब 90 ये हो गया था कब 5098 में ही कंप्लीट हो गया था, शाहजहां के टाइम में कंप्लीट। इसलिए तो सिर्फ इसके चलते स्टेटमेंट क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। ठीक है, देखिए इतनी बारीकी से आपको जो है एनसीईआरटी पढ़नी है। यहाँ पे शाहजहां दे दिया है। ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा, ये इसका जो फोर्थ ऑप्शन होगा यही इसका आंसर होगा। कौन सा सही नहीं है, तो यही वाला होगा। ठीक है, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी का लेकर के आएंगे, इसके साथ साथ इसका ये तो अभी हम 2025 का लेकर के आए, इसके बाद 2024 का भी लेकर के आएंगे, 2023 का भी लेकर के आएंगे। ठीक है, एग्जाम से पहले ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। और 16 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, देखिए बोला जाए इसमें दो जो ये जो दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग दिया हुआ, जिसमें एक तरफ जो उसके डेफिनेशन दिया हुआ और एक तरफ उसका टर्मिनोलॉजी प्रयोग किया गया। अगर आपको बताएं ये सवाल कहाँ से उठाया हुआ है, तो इस चैप्टर में आप जाइएगा तो एक ना नीला बॉक्स मिलेगा, वहीं से ये उठाया हुआ है, सोर्स पे सवाल उठाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है नाउ। अब देखिए, तो इसमें पूछा गया, बोला गया कि द क्रॉप्स आर रिप्ड एंड स्टैक्ड एंड डिवाइडेड बाय द एग्रीमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ द पार्टीज। यानी मान लीजिए फसल हो गया, ठीक है, आप देख सकते हैं पकी हुई फसलों को काटकर सभी पक्षों की मौजूदगी में रजामंदी से जो बांट दिया जाता था उसको क्या कहते थे। ठीक है, तो याद रखना उसके लिए टर्म प्रयोग होता था भावोली। क्या होता था, भावोली। ठीक है, ये टर्म है, साफ साफ इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा दिया गया, आफ्टर द क्रॉप्स आर कट, जब फसल को काट लिया जाता था, एंड एस्टिमेटेड इन द 3 लॉट्स। ठीक है, और उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया जाता था। जैसे क्या हो गया, गुड हो गया, मिडलिंग हो गया, एंड इंफीरियर हो गया। मतलब हिंदी में आप देख सकते हैं अच्छा है, माध्यम है, बदतर। तो इसको क्या कहा जाता था, ठीक है ना। तो इसको अगर आप देखें ध्यान रखना, इसको कहा जाता था कनकुत। क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था कनकुत। ठीक है, यानी आप देख सकते हैं अगर आप हम बात करें ए का क्या हो जाएगा, ए का 1 ऑप्शन आ गया, बी का ऑप्शन क्या आ गया, बी का आ गया, थर्ड ऑप्शन आ गया। तीसरा है, आफ्टर कटिंग द ग्रेन हिप्स आर डिवाइडेड अमंग देमसेल्फ। ठीक है, फसल को काटने के बाद क्या कहता है, जो ढेर लगा हुआ उसको आपस में बांट लिया जाता था, इसको कहा जाता था लांग बटाई। क्या कहा था, लांग बटाई। ठीक है, हिंदी में आप देख सकते हैं दिया है लांग बटाई दिया हुआ है, यानी सी का क्या हो गया, सी का हो गया सेकेंड। ठीक है, अब बचा डी, तो डी आपको मालूम है, व्हेन द फील्ड्स आर डिवाइडेड आफ्टर दे आर सोन। ठीक है, फसल को बोने के बाद जब उसको जो बांट दिया जाता था, यानी जब खेतों को बीज में बोने जब खेतों को बीज बोने के बाद जब बांट दिया जाता था उसको कहा जाता था खेत बटाई। तो ये तो टर्म साफ साफ आपको पता है। ठीक है, ये हो गया खेत बटाई। ठीक है, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट, जो क्या पूछा जा रहा है आपसे, ये टर्मिनोलॉजी का प्रयोग पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। नाउ आगे बात करते हैं, अगला सवाल है, अगला सवाल है कि इन द 17th सेंचुरी, ठीक है, ध्यान रखना 17वीं शताब्दी में एग्रेरियन सोसाइटी वुमेन ऑफ द राजस्थान, वुमेन ऑफ द राजस्थान, वुमेन ऑफ राजस्थान कुड सेंड पेटिशन टू डैश सीकिंग जस्टिस। यानी 17वीं शताब्दी के कृषि समाज में राजस्थान की महिलाएं न्याय की मांग करने के लिए, ठीक है ना, किसके पास जाती थी या किसको याचिका भेजती थी। तो उस समय कौन सा व्यक्ति होता था, उस समय इसका आंसर तो इसमें साफ साफ उसमें दिया हुआ बुक में भी, उसमें होता था ग्राम पंचायत। ठीक है, याद रखना ग्राम पंचायत, यही सारा का सारा लोकल मामला डील करता था। नाउ अगला सवाल आते हैं, ठीक है, ये देखिए ये पूछा गया सवाल, देखिए यहाँ पे फिर से पूछ दिया गया कि आप क्या कीजिए, क्रोनोलॉजी में बताइए। ठीक है, क्रोनोलॉजी में बताना आपको, तो क्रोनोलॉजी ये देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बोला है कि संथाल बिगिंस टू कम एंड सेटल इन राज हिल्स। ठीक है, उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, ये आपको पता है। ठीक है, कि ये कब आया था परमानेंट सेटलमेंट, 1793 में आया हुआ था। कॉटन जो बूम बिगिंस कब स्टार्ट हुआ, संथाल रिबेलियन आपको पता है कब स्टार्ट हुआ था, 1855
56 में हुआ था। उसके बाद बोले सो क्रोनोलॉजी में इसको सजाइए। ठीक है, अब देखिए ये जो है संथाल बिगिंस टू कम एंड सेटल इन राजमहल हिल, ये कब आया था आपको मालूम है, तो शुरुआत में आएंगे 1800 में। ठीक है, और 1830 तक आते आते जब उनको जो क्या मिलेगा, दामिनी को मिलेगा, तो वहां पे आकर के ये लोग बस जाएंगे। ठीक है ना, तो इसमें अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका, इसमें आप देख सकते हैं, तो ये कहाँ से कब तक होगा, ये होगा 1800 में आना स्टार्ट करेंगे और 1832 तक क्या हो जाएंगे, या करके दामिनी कुओं में क्या हो जाएंगे ये लोग, बस जाएंगे। और बचा जो कॉटन बूम, जो कॉटन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कपास में उछाल जो आई थी। ठीक है, ये कब हुई थी, ये कब हुई थी, ये हुई थी 1861 में। ठीक है, 1861 में हुआ था। अब आप देखिए क्रोनोलॉजी बताइए, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा बी ऑप्शन होगा। तो बी कहाँ पे दिया है, एक ही आप देख ही रहे हैं यहाँ से, तो ये बी ऑप्शन पहले, तो पहले हो जाएगा बी हो जाएगा, आप देख सकते हैं क्रोनोलॉजी। उसके बाद ए होगा, 1800 स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद डी होगा, मालूम है आपको 1855-56, उसके बाद सी ऑप्शन हो जाएगा 1861। ठीक है, तो ये आपका सवाल यहाँ से बन गया। ठीक है ना, बाकी आप चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, बाकी दोस्तों को भी आप शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात करें, ये पूछा गया 1857 से। ठीक है, 1857 से क्रांति से कि अब देख सकते हैं, अब देखिए क्रोनोलॉजी कितना ज्यादा पूछा जा रहा है। बोला है म्यूटिनी टर्न इनटू जनरल रिवोल्ट ऑफ द पीपल, म्यूटिनी स्टार्टेड इन मेरठ, दिल्ली गैरिसन रिवोल्ट, ब्रिटिश फोर्स अंडर द हैवलॉक एंड ऑटरम एंटर्ड द रेसिडेंसी इन द लखनऊ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए बता रहे हैं, पहले इसका ऑप्शन देखिए क्या होगा। पहले आपको मालूम है कि भाई म्यूटिनी स्टार्ट हुआ था कहाँ पे, मेरठ में, कब हुआ था, 10 मई। ठीक है, 10 मई 10 मई 1857, तो पहले तो ऑप्शन बी हो जाएगा, तो बी कहीं दिया हुआ है, बी 2 में दिया हुआ है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है म्यूटिनी टर्न इनटू जनरल रिवोल्ट, ठीक है, ऑफ द पीपल, आपको मालूम है कि ये क्या होगा, दिल्ली गैरिसन रिवोल्ट। फिर लोग क्या करेंगे, दिल्ली जाएंगे। अगर दिल्ली जब जाएंगे ये लोग, तो यहाँ पे भी रिवोल्ट आप एक दिन का आगे पीछे का ये पड़ रहा है, और म्यूटिनी टर्न टू जनरल रिवोल्ट ऑफ द, तो यहाँ पे कब जाएंगे दिल्ली में ये लोग जाएंगे 11 मई को 1857। ये देखिए, यानी पहला हमारा बी ऑप्शन था, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा सी ऑप्शन होगा, मे बी सेकंड ऑप्शन तो नहीं होगा, देखिए तो यही होगा ऑप्शन। ठीक है, सेकंड, तो एक हो गया आपका, पहले ये हो गया 10 मई को हो गया, ये हो गया 11 मई को हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें वहां पे, ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, लगभग मई में, मई जो हो गया मई जून के लास्ट में, मई या जून लास्ट में हो जाएगा 1857 में देखने को मिलेगा। और ये हो गया, ये कब जाएंगे लास्ट में, जब सितंबर का महीना आएगा। ठीक है, 25 सितंबर। ठीक है, उस समय तक उसको रिवोल्ट को लोग सप्रेस कर देंगे, तब तक की बात हो रही है। ये हो जाएगा रिवोल्ट, ये हो जाएगा लगभग 25 सितंबर के आसपास। ठीक है ना, तो हमने देख लिया यहाँ पे पहले क्या होगा, मेरठ में होगा 10 मई को, फिर यहाँ पे होगा 11 मई को दिल्ली जाएंगे, अगली सुबह आपको पता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है कम से कम मई तक, लगभग जो है मई या जून तक पूरा जो है 1857 क्रांति फैल जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये जो लोग व्यक्ति आएंगे जिनका नाम होगा हॉलॉक और ऑटरम, ये लोग क्या करेंगे, इन्हीं के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना का लखनऊ रेजिडेंसी में क्या होगा, प्रवेश होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा BCAD। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल, हाँ, ये पूछा गया हु वाज अप्रोच्ड फॉर द लीडरशिप। ठीक है, लीडरशिप के लिए किसके पास अप्रोच किया गया। ठीक है, बाय द सिपाही ऑफ द मेरठ के सिपाही के द्वारा, है ना, हु ब्रोक आउट इन म्यूटिनी अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, तो आपको मालूम है ये लोग सब लोग सुबह से बजाते कहाँ, किसके पास जाते हैं, आपको मालूम है एक ही व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, बहादुर शाह जफर। ठीक है ना, तो मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर, इसी के पास जाते हैं, आपको मालूम है। हालांकि तो ये चाह नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी यही जब इंडिया को रिप्रेजेंट करे थे तो इन्हीं को बनाया गया था। उस समय इनका एक पाँव तो वैसे भी कब्र में था इनके पास, और यही आपको मालूम है कि लीडरशिप क्या थी, वीक थी, जिस कारण से रिवोल्ट ऑफ 1857 को सप्रेस कर दिया गया। नाउ अगला सवाल यदि आप देखिएगा तो ये पूछा जा रहा है, हाँ, बोला जा रहा है कि विच मूवमेंट वाज विड्रॉ बाय द गांधी जी आफ्टर अ ग्रुप ऑफ पीजेंट्स अटैक्ड एंड टॉर्च अ पुलिस स्टेशन इन द हैमलेट ऑफ द चौरी चौरा यूनाइटेड प्रोविंस। यानी आपको मालूम है यूपी में गोरखपुर एरिया है जहाँ पे
आपको क्या पड़ेगा, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, जिसमें आपको मालूम है 12 12 12 फरवरी के आसपास, 12 फरवरी 1922, ठीक है ना, क्या कहते हैं, ये वाला घटना घटा था। और आपको मालूम है गांधी जी उस समय जेल में थे, और उस समय आंदोलन भी चला था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है ना, असहयोग आंदोलन। उस समय घटना हुई, उसके बाद गांधी जी ने इस मूवमेंट को क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया, क्योंकि गांधी जी बोले थे कि जब हम आंदोलन कर रहे हैं तो हम लोग अहिंसा के रास्ते पर चलें, कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं फैलना चाहिए, क्योंकि हिंसा में जो है हमारी जो सबसे ज्यादा इंडियन जो लोग हैं उनके जान जाएंगे। और लोग गुस्से में आकर क्या कहते, पुलिस स्टेशन में आग लगा दिए थे, जिसमें 22 पुलिस वाले मर गए थे, जिसमें ज्यादातर लोग अपने ही थे। तो इसमें तो उन्होंने कौन सा आंदोलन को बंद कर दिया, उन्होंने बंद कर दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बोले तो आप देख सकते हैं असहयोग आंदोलन। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, देखिए सवाल दिया यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी दे दिया गया है क्रोनोलॉजी। ठीक है, तो ये हो गया क्रोनोलॉजी। सवाल किससे रिलेटेड है कि बताओ, रोयत्स इन दक्कन विलेजेस रिबिल्ड। ठीक है, ध्यान कहा, दक्कन के गांव में जो रैयत लोगों ने जो है ये जो है विद्रोह जो है कब किया था, ये आपको पता है कब किया था, ये किया था 1875 में। ठीक है, ये आप याद रखना। दूसरा, स्लो प्रोसेस ऑफ द एग्रेरियन एक्सपेंशन इन द बॉम्बे दक्कन। बॉम्बे दक्कन में आपको मालूम है यानी बोला कि यहाँ पे बम्बई दक्कन में कृषि विस्तार की धीमी प्रक्रिया जो है ये कब हुई थी, तो लगभग 1830 के बाद हुआ था, 1830 के बाद हुआ था, 1830 के बाद दिया फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट इन द बॉम्बे डॉकन। यानी किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है रैयतवाड़ी सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, और रैयतवाड़ी जो सिस्टम है ना, ये कब आ गया था, ये आ गया था 80-20 के टाइम में आ गया था। अगला पूछा, रेगुलेटिंग एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी आप देख सकते हैं ब्रिटिश संसद द्वारा पारित रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, और ये आपको मालूम है कब आया था, ये आया था 1793 में जो ये पास हुआ था। यानी इसका अगर आप ऑर्डर देखें तो आप देखिए क्या बन रहा है इसका। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो आ रहा है ऑप्शन दे दिया DCBA। ठीक है, ABCD BADC। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा ए होगा, ये वाला होगा, पहले कौन सा हो रहा है, डी हो रहा है, आप देख सकते हैं, उसके बाद सी हो रहा है, उसके बाद बी हो रहा है, उसके बाद ए हो रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा DCBA। ठीक है, ये सही आंसर है। यानी अब आपको तो पता चल गया होगा, लोग कहते हैं कि हिस्ट्री जो है डेट के लिए जाना था, और आपको यहाँ पर सब चीज पता चल ही रहता है। डेट कितना इंपॉर्टेंट है, ईयर कितना इंपॉर्टेंट है, और इवन मंथ भी कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जो भी है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आपका सीयूटी अच्छे से हो जाएगा। आई होप आप लोगों को कॉलेज जो है अच्छे मिलेंगे। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं, ये सवाल है, हाँ ठीक है, सवाल क्या पूछा गया है, ध्यान रखना, इसको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही समझाना है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप देख सकते हैं फिर से क्रोनोलॉजी में, यानी बाबर डिफीट द इब्राहिम लोदी, द दिल्ली सुल्तान, द पानीपत बिकम्स द फर्स्ट मुगल एम्पायर। ठीक है, आपको मालूम है तो पानीपत की पहली जो लड़ाई हुई थी कब हुई थी, 1526 में हुई थी। तो इसका टाइम पीरियड तो हमें पता चल गया। दूसरे की अगर हम बात करें, ठीक है, अगला हो गया, तो हुमायूं ने क्या क्या शेषा सूरी को हराया, उसको भाई वहां से भगा दिया। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1540 में हुआ था ना। तीसरा, नादिर शाह क्या कहते इंडिया पे अटैक किया और दिल्ली के ऊपर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ठीक है, ये कब हुआ था, अगर आप देख सकते हैं तो ये हुआ था 1739 में हुआ था। अगला है, दीवानी ऑफ जो बंगाल वाज ट्रांसफर्ड टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवानी के अधिकार को प्राप्त करना। ठीक है, तो ये आपको मालूम है ये कब हुआ था, 1765 में हुआ था। ये कब हुआ था, 1765 में। ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो पावर जो है दीवानी जो राइट्स है वो किसको दे दिया गया था, वो दे दिया गया था, सॉरी, बंगाल से हटाकर किसको दिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। तो आप देख सकते हैं क्रोनोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन क्या बनता है, आपका एकदम पूरा क्रोनोलॉजी में ही है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, पहले ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर सी, फिर डी आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख लेना। नाउ ये सब चीज का जिक्र है, ठीक है ना, बॉक्स में जिक्र है, बॉक्स में छोड़िएगा ना। आगे हम अगला सवाल बढ़ते हैं, तो देख लेना इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ABCD। ठीक है, नाउ अब आता है अगला सवाल।
ठीक है। सवाल पूछा गया, ध्यान रखना, ये पूछा गया कि इन द 18th सेंचुरी, ठीक है, 28 शताब्दी में, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट, ध्यान रखना, नॉट द रीजन, कौन सा रीजन नहीं है, ठीक है ना, फॉर द डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट बाय द जमींदार, कि जमींदार भाई पेमेंट नहीं कर पाते थे, इसका कौन सा कारण नहीं है। तो पूछा गया, ध्यान रखना, द इनिशियल डिमांड वेरी आई, ठीक है, ये बात तो सही है कि भाई डिमांड काफी क्या था, ज्यादा था, तो ये तो भाई सही है। जमींदार्स वर अलाउड टू ऑर्गेनाइज द ट्रूप्स एंड द कचहरी फॉर इंक्रीजिंग देयर ऑथोरिटी इन द रूरल एरिया, चलो इस पे सोचते हैं। तीसरा, हाई डिमांड वाज इम्पोर्ट एट द टाइम व्हेन द प्राइस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वर डिप्रेस, ये भी सही है कि भाई क्या था, अधिक मांग ऐसे समय में की गई थी जब कृषि की उपज कीमतें कम हो रही थी। तीसरा, द रेवेन्यू वाज इनवेरिएबल रिगार्डलेस ऑफ द हार्वेस्ट एंड हैड टू बी पेड पंक्चुअली, मतलब राजस्व अपरिवर्तनीय थी, मतलब कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए आपको देना, आपको देखा परमानेंट सेटलमेंट, नाम ही परमानेंट सेटलमेंट, फिक्स हो जाता है रेवेन्यू, चाहे भाई फसल बर्बाद हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको पेमेंट देना देना। तो इन सब का आंसर में यानी चौथा चौथा में सही है। देखिए इसमें क्या दिक्कत है, सेकंड वाला सेंटेंस में दिक्कत क्या है, बोला है कि जमींदार वर अलाउड टू ऑर्गेनाइज द ट्रूप्स, आपको मालूम होना चाहिए कि भाई अंग्रेज जो लोग हैं ये जमींदार का पोजीशन छीन लिए थे, ठीक है, उनको उनका जो अपना जो पसंद जो क्या था, जो ट्रूप्स था उसको डिसबैंड कर दिए थे, अगर आपको याद हो तो चैप्टर में पढ़िएगा। दूसरा, उनका जो कोर्ट जो कचहरी जो था, जहाँ पे पहले जमींदार अपना सबसे फैसला करता था, उस कचहरी में ये लोग क्या कर दिए थे, वो लोग अपने द्वारा जो कंपनी का जो कलेक्टर होता था उसको क्या कर दिए थे, उसको बैठा दिए थे कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो अलाउ जो वर्ड है इसके कारण से सेंटेंस क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, यानी भले ये वाली बात ये चीज नहीं हो रही, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा, इसका ऑप्शन होगा सेकंड वाला, ठीक है ना, यही क्या है, यही सही नहीं है ना। ध्यान का, तो इसके बारे में तो बाकी सही है, ये वाला सही नहीं, यानी ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहां से देख सकते हैं ना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है जिसमें दिया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म बेनामी, बेनामी का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो बेनामी का मतलब दिया है द ट्रांजेक्शन मेड इन द नेम ऑफ द फिक्सेस, ठीक, और रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट पर्सन वेयर द रियल बेनिफिशियरी रिमेन्स अननेम्ड, ठीक है। तो ऐसे लेन देन या सौदे के लिए किया जाता है जो किसी फर्जी या उपेक्षाकृत महत्वहीन व्यक्ति के नाम से किए जाते हैं और उनमें असली फायदा पाने वाले व्यक्ति का नाम नहीं दिया जाता। तो साफ साफ दिया डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ही इसका यही होगा, ठीक है, यही होता था, ध्यान रखना, यानी क्या होगा, संपत्ति जो होगा, ठीक है, मतलब होगा किसी और के नाम पे होगा लेकिन लाभ उसका कौन है, उसका जो रियल ऑनर होगा वो उठाएगा, तो इसको बुलाता था बेनामी, ठीक है ना। मतलब बेनामी का मतलब जो वर्ड्स बना है वहां पे विदाउट नेम, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल, ये हो गया। ऑप्शन देखिए, अगला देखिए सवाल देख क्या दिया है, यहाँ पे दिया है मैच द फॉलोइंग, ठीक है, कौन कहां से बिलोंग करता था। तो दिया है शाहमल कहां से बिलोंग करते थे, वहां पे जो क्या होगा, ये हो गया गोनू, ब्रिज ब्रिज सॉरी ब्रिजिस ब्रिजिस कादर हो गए, और ये हो गए कुंवर सिंह हो गए। तो इतना तो पता है कि आपको भाई कुंवर सिंह कहाँ के थे, बिहार के थे। तो देखो डी का कहीं फोर दिया हुआ है, डी का फोर दो जगह दे दिया गया है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम आगे देखते हैं ना। अब हम आते ध्यान के शाहमल, शाहमल कहाँ के थे, ये थे ध्यान कहाँ पे, बरौत के थे, कहाँ के, यूपी, यानी ए का वन दिया हुआ कहीं, ए का वन दिया हुआ, ये भी मैच कर रहा है। अगला दिया गोनू कहाँ के हो गए, सिंहभूम छोटा नागपुर, और जो क्या हो गए, जो ब्रिटिश कदर हो गए ये अवध के हो गए, ये ब्रिटिश कदर जो थे ये अवध के थे, यानी सी का थर्ड कहाँ पे दिया हुआ है, सी का थर्ड, सी का थर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और बी का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी अगर हम बात करें तो हमारा ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है, ये ऑप्शन बैठ रहा है सेकेंड, ठीक है। यानी देखो जी, अब आप देख सकते हैं, तो कुंवर सिंह आरा के हो गए, यानी वन का ए, ठीक है, बी का सेकेंड हो जाएगा, सी का थर्ड हो जाएगा, और डी का क्या हो जाएगा, फोर्थ, यानी सब चीज क्या है, सामने सामने है आपके, ठीक है। तो देखना ये आप लोग याद रखना, फिर ऐसे पूछ जाएगा रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगा, बख्त खान हो जाएंगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि बख्त खान जो है वो कहाँ से जो है लीड कर रहे थे, ठीक है ना। अगला सवाल, अगला हो गया,
क्या पूछा गया कि द टोटल टाइम स्पेन, ध्यान रखना, टोटल टाइम स्पेन जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का लगभग कितना से कितना नापा जाता है। ऑप्शन दे दिया गया कि 200 BC, तो वो तो होता नहीं। आपको मालूम है कि जो हड़प्पा को क्या 3 फेज में बांटा गया है, ठीक है, 3 फेज में बांटा गया है। एक आपका 3300 से लेकर के 3300 BCE से लेकर के कितना हो गया 2600 BCE, ये पहला फेज है। दूसरा 2600 BCE से लेकर के कहाँ तक 1900 BCE हो गया, ये सेकंड फेज है। और तीसरा हो गया 1900 BCE से लेकर के ये हो गया 1300 BCE तक हो गया, ठीक है, BCE तक हो गया, ये आपका तीसरा फेज हो गया। नाउ आपको मालूम इसको बोलते हैं अर्ली हड़प्पा बोलते हैं, इसको मेचर हड़प्पा बोलते हैं। ये इसका क्या होता है जो डिक्लाइन फेज में होता है। तो इसको हड़प्पा का अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात कहाँ तक गया है 1300 तक गया हुआ है। तो 1300 तक कहाँ पे एक यही दिखाई दे रहा है, ठीक है, लास्ट जो 1300 तक गया, बाकी ये तो खैर हट ही गया, ये हट ही गया, ये हट ही गया। हाँ अब देखो ध्यान के यहाँ पे इतना, लेकिन जो ध्यान के यहाँ पे तो हमारे पास जो ज्यादातर जो है एविडेंस आओगे यहाँ से मिलते हैं कि 3300 से जो जनरली जो है सॉरी ये होगा कहाँ पे 3300 से BCE से लेकर के कहाँ तक ये हो गया 1300 BCE तक, यहाँ तक तो हमको मिला हुआ है। हाँ इसके पहले का भी अंदाजा लगाया जा रहा है, इसलिए ये ऑप्शन सही है 6000 BCE से लेकर के 1300 BCE तक, ठीक है ना। तो आप देख लेना, आपको बस इतना ये स्पेसिफिक चीजें याद होनी चाहिए। आज से पूछ जाएगा बताओ आप अर्ली हड़प्पा का टाइम पीरियड क्या है, ठीक है, मेचर हड़प्पा तो आप जानते हैं बुक में है ही, और ये क्या हो जाएगा ये डिक्लाइन फेज वाला हड़प्पा हो जाएगा, ठीक है ना। तो जनरली यही होता है। अगर अगर हम बात करते हैं अगला सवाल देखते हैं। सवाल क्या पूछा गया कि हु डेसिफर्ड ब्राह्मी एंड द खरोष्टी स्क्रिप्ट, ठीक है, ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट जो भाषा उसको किसने डिकोड किया है। डिकोड मतलब आप समझ सकते हैं, ठीक ना, मतलब जो है उस लिपियों को क्या वहां पे पहली बार पढ़ा है। तो कौन पढ़ा है आपको मालूम है, उस व्यक्ति का नाम क्या है, उस व्यक्ति का नाम है जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। पी एंड प्रियदर्शी जो टॉपिक है उसी में पहले टॉपिक में इसका जिक्र किया गया है। तो नाम इसको इसने आपको मालूम है, और इसने जो है आपको मालूम है इसको जो कॉइन्स मिला सिक्का उसमें जो प्रियदर्शी का बोलता है और शोका को इन्होंने इसके बारे में बताया गया है ना। आगे बात करते हैं अगला सवाल। अब देखो इसमें बताया कि इंस्क्रिप्शन के बारे में कौन सा सही है, ठीक है, ध्यान रखना इंस्क्रिप्शन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें देख सकते हैं द रूटीन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड इवेंटुअली ऑफ द डेली लाइफ आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंस्क्रिप्शन। अब बताओ आप बताओ इंस्क्रिप्शन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। उसमें जो जो भी इवेंट जो घटनाएं होंगी जो जो राजशाही से रिलेटेड हो जाएगा, या जो रिलीजियस जो क्या हो गया जो इवेंट हो गया उनको बताया जाएगा जो इंपॉर्टेंट होगा। आप बताओ उसमें डेली रूटीन बताया जाएगा, डेली रूटीन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में डेली लाइफ के बारे में नहीं बताया जाएगा, सिंपल सी बात है, ये क्या है ये गलत है। दूसरा रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स, हाँ वहां पे क्या लिखा जाता था अचीवमेंट्स लिखा जाता था कि राजा के अचीवमेंट्स क्या है, ठीक है, एक्टिविटी जो जो होता था वहां पे कमीशन जो राजा ऑर्डर देता था उसके बारे में लिखा है, तो ये हमारा सही है। राइटिंग्स आर इनग्रेव्ड ऑन द हार्ड सरफेस, ये भी बात सही है, जो काफी जो पत्थर हो गया मेटल हो गया पोट्री हो गया इसके ऊपर जो है वहां पे कार्विंग की जाती थी, ठीक है ना। नाउ नाउ आगे बात करते हैं, तो ये भी सही है। तीसरा द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन वेयर इन प्राकृत, बात सही है, जो पुराने जो सबसे जो पुराने वाले जो हैं वो प्राकृत भाषा में हैं, ठीक है, तो यानी ये भी सही होगा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा BCD, कहीं दिया हुआ है, हाँ BCD, ये वाला आपका हमारा आंसर हो जाएगा BCD, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हाँ इसमें क्या दिया हुआ दिया है कि इन विच लैंग्वेज वेयर अशोका इंस्क्रिप्शन रिटन इन अफगानिस्तान। याद देखिएगा ये कौन सा एरिया है, ये अगर आप देख सकते हैं तो ये है नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, और यहाँ पे लोग जो संस्कृत भाषा नहीं बोलते, अफगानिस्तान वाला हो गया सेंट्रल एशिया वाला कंट्री हो गया, तो यहाँ पे संस्कृत बोलते नहीं है। प्राकृत तो हमारे इधर के जो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के वहाँ के लैंग्वेज थी, ठीक है, लैटिन तो उधर अमेरिका साइड का उधर का होगा नहीं। ये कौन सा लोग भाषा बोलते थे अरामिक, क्योंकि वहाँ पे लोग अरामिक और ग्रीक लोग ज्यादा रहते थे इसलिए ये भाषा बोलते थे, तो ऑप्शन हो जाएगा अरामिक एंड ग्रीक हो जाएगा, ठीक है, अरामिक हो गया और क्या हो गया यूनानी भाषा में वहां पे क्या मिलता है वहां पे इंस्क्रिप्शन मिलता है किसका अशोका का, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ठीक है अब देखना इसमें जो अगर आप देख सकते हैं तो इसमें भी देखो टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया गया, खैर आप तो
ये जानते ही हैं। देखो आप देखो, देखना, देखो यहाँ पे क्या दिया, बोला क्या गया कि टर्म यूज्ड बाय द संस्कृत टेक्स्ट टू डेजिग्नेट डेजिग्नेट फैमिली, यानी जाने संस्कृत ग्रंथों में परिवार के लिए जो प्रयुक्त किया गया जो शब्द है वो क्या है। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखिए तो वहां पे क्या बोला जाता है, तो पूरा का पूरा कुल बोला जाता है, कुल समझना है, कुल खानदान जैसा आपने देखा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 1। दूसरा अगर हम बात करें ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम द फादर टू सन, फादर सन आता है तो क्या बोलते हैं, पैट्रिलिनी, यानी बी का हो जाएगा 3rd। अभी आपने देखा था मदर से जो आया था उसको क्या बोला जाता है, मैट्रिलिनी बोला जाता है, वैसे ही फादर से आया तो पैट्रिलिनी। नाउ तीसरा दिया द प्रैक्टिस ऑफ ए मैन हैविंग अ सेवरल वाइफ, जिसके बहुत सारी पत्नियां होती हैं, क्या होता है, पोली पोली पोली, ध्यान रखना, इसको बोला जाता है पोलीगिनी बोला जाता है। ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पे बहुपत्नी का, तो ये आपका ये हो गया सी का ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अब बच्चा डी, डी के लिए आपको मालूम है द गिफ्ट ऑफ डॉटर्स इन अ मैरिज, उसको बोला जाता है कन्यादान। ठीक है, तो डी का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा 4। यानी अगर आप इसमें ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे ए का 1, ए का 1, बी का 3rd, सी का 2nd और डी का 4th, ये हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख लेना। नाउ आगे आते हैं अगला सवाल। देखो जी, आप अगला सवाल पूछा गया कि इन संस्कृत टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन में जो टर्म है जो वनिक, ठीक है, वनिक का मतलब क्या होता है, तो वनिक का मतलब ध्यान रखना, वनिक जो शब्द आया हो आप इसमें देख सकते हैं, वनिक जो है इसी से बने आगे जाकर बनेगा बनिया, बनिया जो है ना, बनिया आप समझते हैं जो व्यापार करता है, ऐसे याद रखना आप लोग, अच्छा रहेगा। वनिक मतलब होता है मर्चेंट्स को बोला जाता है, जो व्यापारी जो वर्ग हो गया उसको बोला जाता है वनिक बोला जाता है। ठीक है, देखना। नाउ आते हैं नेक्स्ट वाली टर्मिनोलॉजी है, छोटा छोटा है, आप इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। नाउ आपको पता है वैसे ही वल्लार हो गया, आप देखिए बुक में, वहां से पता चल जाएगा ना। आगे हम बात करते हैं अगला। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। ठीक है, और यहाँ से दिया है मैच द फॉलोइंग नाउ। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा थिंकर्स वाला, थिंकर बिलीफ थिंकर जो चैप्टर है वहां से उठाया गया सवाल। तो यहाँ से सवाल जो क्या किया गया, मैच द फॉलोइंग पूछा गया, और मैच द फॉलोइंग में पूछा गया कि भाई एक इधर कंट्री का नाम दे दिया गया और इधर जो थिंकर्स हैं, है ना, इनके स्कॉलर हैं, उनके नाम दे दिए गए कि आप इनका मैच द फॉलोइंग करो। देखो एक तरफ ईरान दे दिया गया, ठीक है, जब प्लेटो एरिस्टोटल, चाइना हो गया महावीर गौतम बुद्धा, ग्रीस हो गया जोरास्ट्रस हो गया, इंडिया हो गया इसका नाम हो गया यहाँ पे खुंगसी हो गया ना। हमें ठीक है, मेरे को इसमें देखो बाकी हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये जो महावीर और जो ये जो बुद्धा वाले हैं ये कहाँ से हैं, ये इंडिया से हैं, यानी डी का क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो डी का कहीं सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, सिर्फ एक ही में दिया हुआ है, यानी इतना तो पता चला कि भाई हमारा आंसर क्या होगा, यही होगा, यानी डी का सेकंड हो गया। अब इसमें देख सकते हैं ए का क्या दिया, ए जो क्या होगा ईरान, ईरान से कौन होगा यहाँ पे, जोरास्ट्रस हो गया। ठीक है, दूसरा बी का 4 दे दिया गया, चाइना का नाम ही है, नाम से देख रहे हैं यहाँ पे, इसका नाम क्या है, खुंगसी हो गया। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे इसको खुंगसी खुंगसी कहा जाता है। और सी जो ग्रीस से कौन होगा, ये प्लेटो और अरिस्टोटल हो गए। ठीक है ना, अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 34 पे। देखिए ठीक है, बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट अशोका डिस्ट्रीब्यूटेड द पोर्शंस ऑफ द बुद्धिस्ट बुद्धा रेलिक्स टू एवरी इंपॉर्टेंट टाउन एंड ऑर्डर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्तूपा ओवर द दिन। ठीक है, ये वहां पे लाइन एनसीईआरटी का है कि किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध को और शशों को हिस्सों को हर महत्वपूर्ण शहरों में बांट कर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। तो इसका इसका जिक्र हमें कहाँ पे मिलता है, इसका हमें जो जिक्र मिलता है वो मिलता है अशोका वदान में मिलता है। अशोका वदान जो कि किस में लिखा गया, किस लैंग्वेज में, संस्कृत में लिखा गया। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये किस भाषा में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, नाउ एनीवन आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये अशोका वदान जो है ये किस सेंचुरी में ये लिखा गया था। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले सवाल में। देखिए ठीक है, सवाल है अगला, अगला आप देख सकते हैं, इसमें भी क्या किया है, मैं द फॉलोइंग पूछा गया। नाउ इसमें क्या पूछा गया, एक तरफ ये दे दिया भाई कौन किसका कैसा जिक्र हो रहा था। ही अराइव्ड इन गजनी एट हॉस्टेज बट ग्रेजुअली डेवलप्ड इन लाइकिंग फॉर द सिटी। दूसरा ही रीच द सिंध 19 सॉरी
1333 एंड वाज लेटर अपॉइंटेड एज द काजी ऑफ दिल्ली। दूसरा फिजिशियन टू जो प्रिंस जो क्या दारा शिकोह का उसका ये जो था उसका जो फिजिशियन था एंड रोट अ डिटेल अकाउंट ऑफ द ट्रेड एंड सोसाइटी इन द साउथ इंडिया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन भी आपको ध्यान रखना। तो ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्बर्नी दिया है, उसके बाद जो ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या है फ्रांसवा बर्नियर दिया हुआ है, फ्रांसवा बर्नियर हो गया। तीसरा आपका जो है इब्न बतूता दे दिया गया और चौथा जो है दुरत्ते बारबोसा हो गया। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे दुरत्ते जो है यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे दुरत्ते बारबोसा दिया हुआ है। ठीक है ना, अब इसमें देखते हैं तो इसका ऑप्शन क्या होगा। इसका ऑप्शन होगा देखना, तो ये जो दिल्ली में जो पहुंचा, ठीक है, और आपको मालूम है ग्रेजुअली क्या हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा गजनी जो कौन आया था अल्बर्नी आया था। ठीक है ना, आपको मालूम है मोहम्मद गजनवी ने भेजा हुआ था किसको, अल्बर्नी को भेजा हुआ था। तो ये हो जाएगा ए का सेकंड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ही रिच्ड सिंध, ये सिंध में पहुंचा कब 1333 में पहुंचा, बाद में इसको क्या किया गया, इसको काजी बना दिया गया। तो ये कौन था, ये था इब्न बतूता। तो ये हो गया बी का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। तीसरा, ठीक है, अगर हम बात करें फिजिशियन टू द दारा शिकोह का क्या बना, ये फिजिशियन बना। ये कौन था, ये था फ्रांसवा बर्नियर, यानी सी का हो जाएगा सेकंड और डी आपका फिर बच गया। ठीक है, डी दे दिया 4 यहाँ पे, यानी रोट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ ट्रेड एंड सोसाइटी इन द साउथ इंडिया के बारे में लिखेगा। तो कौन लिखेगा, ये लिखेगा यहाँ पे दुरत्ते बरबोसा, यानी डी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी का ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें जो मैच जो कर रहा है ए का सेकंड, ठीक है, ए का सेकंड, बी का नहीं, अच्छा यहाँ पे सेकंड ऑलरेडी, सॉरी ये हमने ए का क्या बताया था, ए का 1 बताया था ना, सॉरी हाँ ये रहा ए का 1। ठीक है, तो ये रहा ए का 1, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए का 1 होगा। ठीक है, बी का थर्ड, सी का सेकंड, डी, ये वाला आपको ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे जो दिया गया है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे बोला, ये इसके आपको मालूम अल्बर्नी को किसने भेजा था, गजनी से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये आएगा तो क्या बन जाएगा, इब्न बतूता काजी बन जाएगा। ठीक है ना, अब हम आते हैं अगले सवाल पे, नेक्स्ट सवाल। ठीक है, ये बोला गया है कि इसमें का स्टेटमेंट कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कौन सा सही स्टेटमेंट नहीं है ना, तो बोला है क्या चीज, जो रोट रिहाला लुक फॉर द टेबल्स ऑफ अरेबिक। ठीक है, इसमें जो है इब्न बतूता क्या करेगा, जो लिखेगा रिहाला, तो ये तो आपको मालूम है ये सही है। ठीक है, ही वाज बोर्न इन द तांजिर एंड द एजुकेटेड फैमिली, ये भी आपका सही है। ठीक है, मालूम है। नाउ तीसरा है ही डिस्क्राइब द सर्टेन वेराइटी ऑफ द फाइन मसलिन, हाँ इसने मसलिन का भी क्या किया था, इसके बारे में इसने जिक्र किया हुआ है। ठीक है, कि जो काफी जो है एक्सपेंसिव होता था। चौथा दिया है, ये भी सही है। चौथा, ही वाज ऑर्डर्ड इन 1342 में 1342 में क्या गया था, इसको बोला गया था कि भाई तुम पर्सिया जाओ एज ए ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक के आदेश पर। नहीं, ध्यान, ये पर्सिया नहीं गया था, एक्चुअली ये कहाँ गया था, ये गया था चाइना। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया था। पूरा कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये वाला ट्रू नहीं है। यहाँ पर्सिया की जगह क्या होगा, पर्सिया की जगह होगा चाइना। ठीक है, यानी उससे जाओगे आप पे 1942 में मोहम्मद बिन तुगलक के दूत के रूप में वहां पे पर्सिया नहीं कहाँ भेजा, चाइना जाने का आदेश दिया गया था। ठीक है, तो आप देखें तो उसका जर्नी में। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 33 है, ध्यान रखना, 37 है जिसका नाम है एक ना टर्म है, ध्यान रखना, जिसका बोला है कि ग्रेट एंड द लिटिल ट्रेडिशन। ये सब जो है किसने कॉइन किया था। ठीक है, तो इसको जो कॉइन किया था उसको किया था रॉबर्ट रेडफील्ड ने किया था। ये कहते हैं कि देखो दो तरह का ना ट्रेडिशन होता है, एक होता है ग्रेट, और ग्रेट ट्रेडिशन वो होता है जो फॉर्मल होता है, जो खास करके जो प्रिस्ट जो लोग हो गए, ठीक है ना, जो अमीर लोग हो गए, व्यापारी जो लोग हैं उसको फॉलो कहते हैं, उसको कहता है ग्रेट ट्रेडिशन। और एक होता है लिटिल ट्रेडिशन, जो आम जो जनता जो है, ठीक है, जो गरीब मजदूर जो लोग हैं, जो इनफॉर्मल जो लोग हैं, है ना, उनका जो कल्चर वगैरह होता है। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, इसमें फिलोसफी लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तरह तरह की जो चीजें स्कॉलर जो ये हो गए स्क्रिप्चर लोग पढ़ेंगे, उनको बोला जाएगा ग्रेट ट्रेडिशन। और जो लोग नॉर्मल लोग होंगे उनके लिए क्या हो जाएगा, उनके लिए हो जाएगा लिटिल ट्रेडिशन। तो इसमें दिया गया है, और इसको ना जाओ कॉम्प्लेक्स जो कल्चरल जो चीजें हैं, जो ट्रेडिशन है, उन्होंने इसको जाओ क्या क्लासिफाई किया हुआ है। तो ये कौन है, रॉबर्ट रेडफील्ड, यानी महान और लघु परंपराएं शब्द किसके द्वारा मुद्रित किए गए हैं, तो ये किया जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। नाउ तो हमने यहाँ से बता दिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना,
मतलब ये ध्यान रखना, बोलेंगे क्या चाहिए, ये जो रहेगा ग्रेट जो ट्रेडिशन है वो पढ़े लिखे लोग ले रहेगा, ठीक है। और ये जो लोग इसको कौन से लोग फॉलो करेंगे, अनपढ़ लोग, उसको पढ़े लिखे लोग फॉलो करेंगे, और इस लिटिल वाले को जो अनपढ़ जो लोग हैं, अशिक्षित जो लोग हैं, अनलेटर्ड जो लोग हैं वो फॉलो करेंगे ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल में। तो याद रखना, ये पूछा है कि ये टर्म किसने दिया था, तो टर्म दिया था रॉबर्ट रेडफील्ड ने। ये आपके साफ साफ एनसीईआरटी के बीच में दिया हुआ है ना। आगे बात करते हैं। ठीक है, देखो जी, इसमें एक सवाल दिया हुआ है, और सवाल देखना क्या दिया हुआ है कि सगुन भक्ति ट्रेडिशन डू नॉट इंक्लूड। सगुन भक्ति में क्या नहीं होता। देखो पहली बात समझो ध्यान के, ये जो वर्ड है जो सगुन, ये बना है ध्यान के, यहाँ पे सब मतलब क्या होता है, सब मतलब विध होता है, ठीक है। और ये गुण, गुण मतलब क्या होता है, क्वालिटी होता है, क्वालिटीज हो गया, यानी एट्रीब्यूट्स हो गया, ठीक है। एट्रीब्यूट्स मतलब जो विशेषताएं होती है उसकी बात हो रही है। तो बोला जाए ध्यान रखना कि इसमें से भक्ति सगुन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ट्रेडिशन दैट फोकस ऑन द वर्शिप ऑफ द स्पेसिफिक डेटी, इनके अपने भगवान होते, शिव विष्णु होते थे, मालूम है उनका अवतार होते थे, ये तो मानते थे, सगुन वाले मानते थे। दूसरा, फॉर्म्स ऑफ द गॉडेज ऑफ द देवी ऑल ऑफन कॉन्सेप्चुलाइज इन द एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म, ठीक है ना। इनको जो है अक्सर जब मूर्त के रूप में दिखाया गया, ये भी सही है। वर्शिप ऑफ एन अबस्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड ना, ध्यान के ये जो अबस्ट्रैक्ट जो फॉर्म ऑफ जो गॉड है, ठीक है, ध्यान रखना, जो भगवान का जो क्या है, जो निराकार रूप में, ये सगुन नहीं, ये कौन से लोग होते थे, ये होते थे निर्गुण वाला होते थे, निर्गुण वाला लोग होते थे, ये इसको मानते थे, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। चौथा, वर्शिप ऑफ द फॉर्म ऑफ द गॉड विद एट्रीब्यूट्स, ठीक है, हमने आपको बता दिया एट्रीब्यूट्स जो मानते थे, ये सही, यानी सगुन वाले के लिए क्या हो जाएगा, ये अबस्ट्रैक्ट फॉर्म में नहीं मानते थे, तो स्टेटमेंट इसके लिए हो जाएगा थर्ड, ठीक है ना। ये निर्गुण वालों का विशेषता है ना। आगे देखते हैं। ठीक है, सवाल दिया हुआ है कि ना कि द रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कॉल्ड देमसेल्फ, ठीक है। तो ये तो सबसे आसान सवाल है, ठीक है। ये अपने आप को क्या मानते थे, ये अपने आप को राय मानते थे, ठीक है, राय। और उसके बाद नायका हो गए, यहाँ पे कुदराई हो गए, इसमें देखते हैं यहाँ पे कुदरई हो गए, सम्राजपति हो गए। अच्छा, ये हो सकता है क्या सम्राजपति, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, ठीक है। देखो जी, सम्राजपति का मतलब राजा ही हुआ, लेकिन विजयनगर वाले इस टर्मिनोलॉजी का प्रयोग नहीं करते थे, ठीक है ना। ये कोई रॉयल आइडेंटिटी का वो नहीं था, नेमोर नहीं था, ठीक है। तो ये हो गए राय वाले हो गए, ठीक है। तो राय तो आपको मालूम है, ये संस्कृत शब्द किससे आया हुआ है, राजा से आया हुआ है, ठीक है। संस्कृत शब्द इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब राजा होता है, ठीक है। नायक आपको मालूम है, जो मिलिट्री का जो कमांडर हो जाएगा, ठीक है, जो मिलिट्री चीफ हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। नाउ आगे हम बात करें, एक वर्ड है आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसको बोलते हैं यहाँ पे कुदराई, ठीक है। देखो यहाँ पे कुदराई, ये खास कर कौन से लोग होते थे, हॉर्स मर्चेंट होते थे, ठीक है। कौन होते थे, हॉर्स मर्चेंट, ठीक है। जो घोड़े के जो व्यापारी हो गए ये होते थे, देखना ना। तो आप इसमें अगर आप देखोगे, ठीक है, जो व्यापार करते थे इसको ना। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पे, देखना नेक्स्ट सवाल है कि who was appointed as the first surveyor general of the India in 1815, 1815 में जो है कौन जो है, ठीक है, भारत के पहले संरक्षक वहां पे जनरल के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो याद रखना, इसमें नाम आता है, किनका नाम आता है, नाम आता है कोलिन मैकेंजी, ठीक है। ये जाने जाते हैं किसके लिए, इन्होंने पहले जो साउथ इंडिया है, जो साउथ इंडिया है, ठीक है, साउथ इंडिया हो गए, है ना, इसकी इन्होंने क्या की, इन्होंने इसकी मैपिंग की, ठीक है। और साथ साथ जो हम्पी, आपको मालूम है हम्पी आपने सुना होगा विजयनगर का, ठीक है, उसके जो वहां से उसके बारे में बताया, हम्पी के बारे में बताया, ठीक है। डिटेल स्टडी के तहत जो रीजन ऑफ हम्पी है विजयनगर के, वहां के बारे में इन्होंने ये बताया हुआ। तो यहाँ तक आपका क्या होता है, 40 सवाल में आपके आपके बुक से दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे। इसके बाद अगला जो 10 सवाल होगा वो आपका होगा पैसे दिया जाएगा हिस्ट्री से, ठीक है ना, और वही सवाल जवाब वहां से किया जाएगा। देखो जी, अगला सवाल आप देख सकते हो नाउ, सॉरी, ठीक है। ये आपके सामने पैसे दिया गया, हमने यहाँ पे इंग्लिश में भी दे दिया गया तो हिंदी में भी दे दिया गया, हिंदी में भी दे दिए हैं। जैसे दान का ब्रिटिश एलिमेंट इज गोन, ब्रिटिश लोग चले गए, बट दे हैव लेफ्ट द मिशिप बिहाइंड, लेकिन अपना जो सारा छोड़ गए, सारा छोड़ने मतलब किसकी बात हो रही है, मिशिप को वहां पे वर्ड किया गया है, सेपरेट इलेक्ट्रोड सबसे किया गया है, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हो, आपको मालूम है हमारे संविधान सभा में बहुत सारी बहस होती है कि सेपरेट इलेक्ट्रोड होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इस पे जो है बहुत सारे लोग फेवर में रहते हैं, बहुत सारे लोग अगेंस्ट में रहते हैं। ज्यादा जो साउथ वाले जो लोग हैं वो इसके फेवर में रहते हैं कि भाई होना चाहिए, बाकी जो नॉर्थ वाले लोग हैं उसके अगेंस्ट में रहते हैं। खासकर सरदार पटेल की अगर बात करें ना, उनको लगता था कि भाई क्या हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं देश टूट जाएगा, और बात सही भी है। देखिए अब हम आते हैं, देखना, तो इससे सवाल पूछा गया
ये पहली बात पूछा गया, ध्यान समझना। ये पूछा गया कि इस पैसेज में जो स्पीकर है कौन है, साफ साफ याद रखना है। तो इसमें जो बोल रहे हैं ये कौन है, ये सरदार पटेल है। आप इसका ना पूरा एकदम कॉमन सेंस पे, ये बहुत आसान होता है, एकदम कॉमन सेंस पे आप इसका आंसर दे सकते हो। दूसरा सवाल क्या पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, स्पीकर कौन सा है, कौन है स्पीकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ना तो व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पॉलिसी ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट। यदि सेपरेट इलेक्टोरेट अगर होगा तो क्या हो जाएगा, आपको मालूम है। अब भाई सेपरेट इलेक्टोरेट होगा तो भाई भारत जिस तरह क्या हुआ, जिस तरह भारत पाकिस्तान जो है क्या हुआ, भारत से अलग होगा, वैसे बाकी भी अलग हो जाएंगे। तो भाई इंडिया क्या हो जाएगा, इंडिया का पार्टीशन हो जाएगा, ठीक है ना, भारत का क्या हो जाएगा, भारत का बंटवारा हो जाएगा। नाउ तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ से देख लेना आपका इसका पहला ऑप्शन क्या हुआ, ये होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा हो जाएगा पार्टीशन ऑफ इंडिया। आप अगर नहीं पढ़ोगे ना पैसेज, मतलब हम बता रहे हैं, मतलब ऐसे तो एक अंदाजा लगा भी सकते हो, लेकिन पढ़ोगे तो आपको एक कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखना, अगला दिया हुआ है कि जाओगे, इसमें ऑप्शन दिया गया है कि व्हाट इज अपोज्ड बाय द स्पीकर इन द अबव पैसेज। क्या अब देखो ध्यान, क्या पे स्पीकर कौन है, वो है हमारे कौन, सरदार पटेल। आपको मान जिनको आयरन मैन कहा जाता है, यूनिटी जिनके नाम पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, तो वो किसी का विरोध करते हैं, तो वो विरोध करते हैं द डिमांड फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, अलग जो निर्वाचन क्षेत्र की मांग है उसका विरोध करते हैं। अगला सवाल दिया गया है द मिसशिप ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट वाज लेफ्ट बिहाइंड भाई। ये शरारत कौन छोड़ गया था कि नहीं भाई सेपरेट इलेक्टोरेट ले लो, मांग कर लो, अलग कर लो, ये कौन छोड़ गया था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट छोड़ के गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है ना। आगे देखना, अगला दिया हुआ है, ठीक है, अगला सवाल क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि व्हाई अकॉर्डिंग टू द स्पीकर द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, मतलब स्पीकर के अकॉर्डिंग ब्रिटिश लोगों ने अलग अलग जो निर्वाचन क्षेत्र क्यों बनाया था, सेपरेट इलेक्टोरेट क्यों बनाया था, ताकि उनको जो क्या हो सके, तो उनको जो है एडमिनिस्ट्रेशन करने में आसानी हो, ठीक है, ये आप देख लेना। उन्होंने क्या इसलिए बांट दिया था कि भाई हम आसानी से क्या कर सकें, वहां पे शासन कर सके, प्रशासन को चला सके, लेकिन उनका मेन मकसद क्या था, डिवाइड एंड रूल, ठीक है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए ना। आगे बात करते हैं, ये हो गया आपका। अब तो ये यहाँ से सवाल आपका हो गया, यहाँ पे 5 सवाल हो गए, और एक और पैसे रहेगा, और यहाँ पे सवाल देख सकते हैं, ये दिया है चरखे को लेकर दिया हुआ। चरखा आपको मालूम है गांधी का सिंबल नाम माना जाता है। तो ये जो लिखा गया या आप देख सकते हैं, या एक ये भी कहाँ से दिया, सोर्स से दिया हुआ है, जो नीला बॉक्स है वहां से दिया हुआ है। तो आप इसमें ध्यान रखना, उस चैप्टर में गांधी, महात्मा गांधी वाला और जो नेशनल मूवमेंट दिया है, उसमें जो भी लेटर है, लेटर जो दिया हुआ है, उसके बाद लेटर को पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि सवाल वहां से भी उठाया हुआ है। तो देखो इसमें दे दिया गया है कि चरखे को लेकर के, खैर इससे सवाल जो कॉमन सेंस के हैं, एक बार हम देख लेते हैं। देखिए सवाल पूछा गया, देखना पूछा गया, ध्यान रखना कि हु इज द ऑथर इन द पैसेज। तो पैसेज में ऑथर को चरखा को लेकर जब भी बात आती है किसके नाम आता है, महात्मा गांधी का नाम आता है। दूसरा, व्हाट डज द राइटर मीन बाय द सेविंग लेबर। सेविंग लेबर का मतलब क्या हुआ, इसमें अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इसमें जो है अब इसमें देखना, आप पैसेज में अगर देखोगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। खैर इधर देखना, सेविंग लेबर का मतलब सेविंग द लाइफ ऑफ द ह्यूमंस, नहीं ये नहीं होगा। सेविंग द ह्यूमंस फ्रॉम द हार्ड वर्क लेबर, ये भी नहीं होगा। एम्प्लॉइंग मशीन इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बींग्स, या गोइंग ऑनर टू द ह्यूमन लेबर। ध्यान रखना, इनका मतलब था, ध्यान रखना कि भाई आप जो आप क्या कर रहे हो, जो आप बोले ना कि भाई हम लेबर सेव करेंगे, आप लोग खास कर क्या रहे हो कि भाई मशीन को आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, इंसान तो क्या मर जाएगा, वैसे ही भूखे मर जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख लेना ना। अगला सवाल है, इसमें दिया गया कि द राइटर अपोजिंग द पैसेज, ठीक है, व्हाट इज द राइटर अपोजिंग इन द पैसेज। इस पूरे पैसेज में जो राइटर, जो महात्मा गांधी किसी का विरोध कर रहे हैं, ठीक है, किसी का विरोध कर रहे हैं। तो ये जो ध्यान रखना, ये जो जो मशीन के पीछे जो क्या है, जो पागलपन है, ठीक है ना, यानी द माइंडलेस क्रेज फॉर द मशीनरी, इसका ये पूरी तरह से विरोध करता है। बोले ठीक है, देखो हल्का फुल्का होना चाहिए, मशीन होना चाहिए, लेकिन आप पूरा ही मशीन ला दे रहे हो, या इससे क्या हो जाएगा, इंसान के हाथ में जॉब है खत्म हो जाएगा, इंसान जो सड़कों पे आ जाएगा, ठीक है ना, इससे हमारी बेरोजगारी बढ़ जाएगी, इसलिए इसका विरोध करते हैं। खैर एक और दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है कि व्हाट फियर इज एक्सप्रेस इन दिस पैराग्राफ। इसमें कौन सा जो डर है, ठीक है, वो बताया गया है। इसमें बस डर जो है एक ही बताया गया है, ठीक है, आप देख सकते हो कि जो मशीन जो है क्या करेगा, ये इंसान को जो क्या है, जो मानव जो मजदूरी है उसको रिप्लेस कर देगा। ऐसे हजारों लोग क्या हो जाएंगे, हजारों जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका यहाँ से एक सवाल, ठीक है, इस चैप्टर का सॉरी इस पैसेज का। अब लास्ट सवाल, ठीक है, अगर आप यहाँ से देखें तो बोला गया है कि व्हाट आर द व्यू ऑफ द राइटर अबाउट द रोल ऑफ मशीन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ, ठीक है। तो इसमें क्या इसको जिक्र, मतलब महात्मा गांधी जो है मशीन का रोल जो है, और जो कंसंट्रेशन जो ऑफ वेल्थ है, इसके बारे में क्या बताते हैं। तो ये कहते हैं, ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, ध्यान रखना, आप करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन से, ठीक है, धन जो है कुछ ही हाथों में नहीं जाना चाहिए। मतलब जो धन जो है
ये सबके हाथों में जाना चाहिए। तो इसलिए ध्यान के बोलते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुड नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू एलिट। ये कुछ यहाँ तो नहीं, सबका इसका फायदा मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ये हमारा पैसेज यहाँ से आप देख सकते हैं, हिंदी में भी दे दिया गया। ठीक है, आप हिंदी वाले, हिंदी मीडियम वाले वो बच्चे के बाद देख लेंगे। ठीक है, ये आपको, ठीक है, दूसरा ये रहा। ठीक है, और इस तरह से क्या होता है, ये हमारे 2025 का सीयूटी का प्रीवियस क्वेश्चन समाप्त होता है। आपको अगर ये इसमें किसी तरह से कोई सवाल में अगर डाउट हो या आप कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ पे दिए गए नंबर है उस पर भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। किस तरह से अगर आगे कोई भी आपको लगता है कि नहीं सरकार सर इस चीज़ पे वीडियो ला दीजिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हम उस पर लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे, इसी का 2 और भी लेकर आएंगे। 2024 का, ये 2025 का पेपर था, 2024 और 2023 को भी लेकर के आएंगे। और फिर इसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि हमको भी आगे जो है पढ़ाने में अच्छा लगे। ठीक है, और तब तक बाय, टेक केयर।